दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कांग्रेस पार्टी ने धर्म संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव का लब्बो-लुआब आप देखेंगे तो तीन चीजें प्रमुखता से थी। जाति जनगणना के मुद्दे को और उसके बाद आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को नवीं अनुसूची में डालना, जिस बिहार सरकार के बढ़ाए हुए आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था। दूसरा मुद्दा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और तीसरा मुद्दा स्पेशल पैकेज की मांग। अब इसमें तीसरे मुद्दे को छोड़ दे तो दो मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से बड़ी गुगली फेंकी है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से यह स्टैंड रहा है, खासकर जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कि आरक्षण जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उसकी उतनी उसकी हिस्सेदारी के अनुपात में मिलना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और बढ़ा हुआ आरक्षण निश्चित तौर पर उसे जस्टिफाइड माना जा सकता है, उसे न्यायोचित माना जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड पर बिहार सरकार के साथ खड़ी है और इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं और एनडीए गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दामन छोड़ देते हैं, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में जाति जनगणना के बाद अब बढ़ाए गए आरक्षण को नवीं अनुसूची में डाला जा सकता है। और दूसरा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा, आज जयराम रमेश ने तो बकायदा सीधे सीधे कह ही दिया है कि क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर यानी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखने उनके मंत्री जाएंगे। कैबिनेट में उनके मंत्री ललन सिंह बैठेंगे, वो कैबिनेट मंत्री है, हर कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे, तो क्या वहां ये मुद्दा रखेंगे? और कहने का इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन को स्विच करती है, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है, उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है जिस इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट खुद नीतीश कुमार रहे हैं और बाद में उन्होंने उस गठबंधन को ही टाटा बाय बाय कर दिया था, तो क्या उस इंडिया गठबंधन के साथ वो आने के लिए तैयार है जिसमें तीन में से दो मांगों पर तत्काल उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है? अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार, जिनका पॉलिटिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल अलायंस फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में है, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना चुके हैं, ललन सिंह को मंत्री बना चुके हैं, रामनाथ ठाकुर को मंत्री बना चुके हैं और बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में तेजस्वी यादव अगस्त से एक आक्रामक मुद्रा में लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। आक्रामक मुद्रा में इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो राजद शिथिल पड़ी हुई है, उसे बैठे ठाले पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, उस फैसले के बाद कि बढ़ा हुआ आरक्षण मान्य नहीं है, एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और उस मुद्दे को अब तेजस्वी यादव भुनाने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव जब उस मुद्दे को भुनाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि जो तेजस्वी यादव पिछली बार सत्ता के काफी करीब पहुंच चुके थे, उन तेजस्वी यादव को अब एमवाई समीकरण से आगे जाकर पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का वोट मिलेगा, क्योंकि आरक्षण जो बढ़ाया गया उसमें ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के गरीबों को जो 10% आरक्षण दिया गया उसे तो एज इट इज छोड़ दिया गया, उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि माना गया कि 15% बिहार के सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण अपने आप में बहुत है। उसके बाद जो आरक्षण बढ़ाया नीतीश कुमार ने जाति गणना के बाद उनकी सरकार ने, वो आरक्षण पिछड़ों का बढ़ा, पिछड़े वर्ग का यानी ओबीसी का, ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा, दलित वर्ग का आरक्षण बढ़ा और अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण बढ़ा। तो जिनका आरक्षण बढ़ाया गया वो बढ़ा हुआ आरक्षण अब पटना हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है और फिर से पहले वाला फॉर्मूला लागू हो गया। उन सारे तबकों के लोगों की सहानुभूति जैसे जैसे तेजस्वी यादव आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे, वो सिंपैथी अब उनके साथ जाएगी। तब उस परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? जनता के बीच जाकर वो कुछ भी कहे कि हमने तो आरक्षण बढ़ाया था, हालांकि जब बढ़ाया था तब तेजस्वी यादव के साथ ही वो सरकार में थे। तो नीतीश कुमार जनता के बीच जाकर ये कहेंगे कि आरक्षण तो हमने बढ़ाया था, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन जनता तब ये बात पूछेगी कि जो लोग आरक्षण बढ़ाने का वादा कर रहे हैं कि वो नवी अनुसूची में डाल देंगे, वो उनका एजेंडा है, वो संकेत भी दे रहे हैं और जो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भी संकेत देने की स्थिति में आ गए हैं,
फिर उन वोटर्स को क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार कि आखिर आप उनके साथ नहीं इनके साथ क्यों है, जो नहीं कर रहे हैं, जो करने वाले हैं उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो 240 सांसदों वाली पार्टी को बहुमत के लिए 272 की जरूरत है। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत है, और उस अहमियत के बावजूद जब इन दोनों की डिमांड वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, और जहां स्वीकार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास महज 99 एमपी है और इन डिमांड्स के प्रति उसकी कमिटमेंट भी साफ झलक रही है, तो वहां न जाके नीतीश कुमार यहीं रहे और चुनाव का सामना करने जाए, 4 महीने बाद जाए या 14 महीने बाद जाए, 16 महीने बाद जाए, चुनाव तो नवंबर में होने हैं 2025 में। नीतीश कुमार पहले भी कराना चाहते हैं क्योंकि वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो चुनाव में जब नीतीश कुमार जाएंगे तो जनता उनसे ये पूछेगी कि भाई आप यहाँ आकर रोना रो रहे हैं पब्लिक के बीच कि हमने तो बढ़ाया था, और जब हमने बढ़ाया था वो कोर्ट में मामला टिका नहीं, और इसलिए नहीं टिका कि 9 शेड्यूल में नहीं डाला गया, और जो लोग 9 शेड्यूल में डालने के लिए इच्छुक हैं उधर आप क्यों नहीं जा रहे हैं। वहां पर तेजस्वी यादव के पास एक ऐसी कमजोर नस होगी जहां नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं होगा। और जब नीतीश कुमार 2005 के पहले की स्थिति का बयान करेंगे तब वोटर्स यही बोलेगा कि पिछले कई चुनाव से एक ही टेप रिकॉर्डर नीतीश कुमार बजा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक तेजस्वी यादव जिनके पास एमवाई वोट के रूप में 32% का सॉलिड वोट बैंक मौजूद है, 32% एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, और यदि स्ट्रेट फाइट ना होकर ट्रायंगुलर मुकाबला हो, त्रिकोणीय मुकाबला हो, तो ये सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का मादा रखता है। स्ट्रेट फाइट में आमने सामने की लड़ाई में तेजस्वी यादव मात खा जाते हैं। आज की परिस्थिति यह है कि तेजस्वी यादव जब इस मुद्दे पर आक्रामक होकर निकलने की तैयारी में है, नीतीश कुमार की पार्टी राजनीतिक प्रस्ताव पास कर रही है, तो क्या राजनीतिक प्रस्ताव का मतलब जनता नहीं समझ रही है। अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में है जिस गठबंधन में न तो उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना है और न ही आरक्षण का मुद्दा नवी अनुसूची में जाना है, तो स्वाभाविक है कि जनता के बीच तेजस्वी यादव के को लेकर के सीरियसनेस, गंभीरता बढ़ेगी। और वो तबका जिसे नीतीश कुमार ने खुद ही आरक्षण का मुद्दा दे दिया कि आरक्षण बढ़ाएंगे, बढ़ा भी दिया, उस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव कैश करके चले जाएंगे, क्योंकि वो उस गठबंधन के साथ है जिसका घोषित एजेंडा है जाति जनगणना, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस परिस्थिति में जब जयराम रमेश इस मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आए हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में से एक माने जाते हैं, नीति निर्धारकों में से एक माने जाते हैं, और जो गुगली उन्होंने फेंकी है, अब वहां नीतीश कुमार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। जवाब देना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि अब उनके सामने बहुत कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। कहने के लिए क्या नहीं बचा है, तो ये नहीं बचा है कि आरक्षण का मुद्दा केंद्र सरकार से हम मांग रखेंगे। केंद्र सरकार में तो अब नीतीश कुमार ड्राइवर सीट पर है, उनके समर्थन पर नरेंद्र मोदी सरकार उस ऑक्सीजन पर चल रही है। तो जब उनके ऑक्सीजन पर चल रही है और वहां वो अपनी मांग नहीं मनवा पा रहे हैं, तो जनता के बीच को विभाजन बनने से जेडीयू और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार खुद को बचा नहीं पाएंगे। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी वजह है जिस वजह से अंततः इंडिया गठबंधन बिहार के विधानसभा चुनाव में, चाहे इस नवंबर में हो या अगले नवंबर में नियत समय पर हो, जब भी चुनाव होगा वो स्कोर करके ले जाने की स्थिति में होगा। तब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एक तरफ संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी को परेशान करने वाले मुद्दे डाल दिए, इसका मतलब क्या है। दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी को यह एश्योरेंस देना कि संजय झा को हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, जो पहले खुद बीजेपी में थे और भाजपा जदयू संबंधों के हिमायती माने जाते हैं, उनको ही इस बात का क्रेडिट दिया जाता है, और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहें तो दोषारोपण किया जाता है कि संजय झा ने ही नीतीश कुमार को इन चुनाव के, लोकसभा चुनाव के मौके पर वापस इंडिया गठबंधन से हटाकर एनडीए गठबंधन में लेकर चले गए थे। वो संजय झा के ऊपर ही आरोप लगता है। तो उन संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर एक तरफ तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश बताई जा रही है, दूसरी तरफ ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव पास कराकर क्या कांग्रेस पार्टी को इंडिकेशन तो नहीं दिया गया है कि आप हमारे प्रस्ताव पर हाँ कहें
ताकि आपके हाँ कहने के बाद हमारे सामने जनता के बोलने के लिए ये स्थिति पैदा हो जाए कि हम बिहार के मुद्दे पर एक बार फिर से अपने गठबंधन को बदल रहे हैं। याद कीजिए 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन का दामन छोड़कर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार किया था, तब सार्वजनिक रूप से उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि हम बिहार के हित में, राज्य के व्यापक हित में केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो क्या इस बार बिहार का वो व्यापक हित नजर नहीं आएगा, जिसमें आरक्षण को नवी अनुसूची में डालना और विशेष राज्य का दर्जा जो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये दो मुद्दे, इन दो मुद्दों के ऊपर विपक्षी गठबंधन ग्रीन सिग्नल देने की स्थिति में आ रहा है। और नीतीश कुमार तब भी एनडीए गठबंधन में जमे हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ संजय झा को आगे करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मिजाज के अगेंस्ट जो मुद्दा है, उस मुद्दे को राजनीतिक प्रस्ताव में जगह देकर, हालांकि नीट जैसे मुद्दे को भी उन्होंने जगह दी है जिससे बीजेपी खुद ही परेशान है, तो इस तरह के मुद्दे को जगह देकर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ जाने का एक सॉलिड बहाना ढूंढ लिया है। ये बातें भी कही जा रही है, लेकिन खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने जो एक तरफ से दरवाजा खोला है या एक तरफ से कुंडी खोली है या दरवाजा खोलने की कोशिश की है और उसका फलाफल क्या निकलता है। लेकिन नीतीश कुमार को जानने वाले लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोई दरवाजा वो बंद नहीं करते। जब वो एनडीए गठबंधन में होते हैं तब वो इंडिया गठबंधन के साथ भी उनका दरवाजा खुला रहता है, बंद नहीं होता, और जब वो इंडिया गठबंधन में होते हैं तब भी वो एनडीए गठबंधन के साथ अपनी दोस्ती को, बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती को निभाते रहते हैं। याद कीजिए पिछले अगस्त सितंबर का वो वक्त जब बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या कहा था कि अरे आपके साथ हमारी दोस्ती कभी खत्म होने वाली थोड़े ना है। तो दोस्ती तब भी वो निभा रहे थे बीजेपी के लोगों के साथ जब वो इंडिया गठबंधन में थे, और जब वो उधर से आ गए हैं तब भी तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में आपने देखा होगा। और अब तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से गुगली फेंकनी शुरू कर दी है। आज पहला दिन है, पहला इशारा है कि ये दोनों मांगों पर संकेत दे रही है कांग्रेस पार्टी। अभी संकेतों की भाषा में बात हो रही है, आने वाले वक्त में खुलकर बात होगी कि ये दोनों मांगे दिन पूरा करने के लिए वो तैयार है। हो सकता है कि स्पेशल पैकेज वाली मांग पर भी वो तीनों पर तैयार हो जाए, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार एक इलेक्शन बाउंड स्टेट है। चुनाव बिहार में अगले 1-1.5 साल में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाना है, और चुनाव कभी भी हो सकता है, नियत समय पर भी, नियत समय के पहले भी। तो पहली बात तो नीतीश कुमार को अपनी सत्ता बचाने के लिए पटना में और बिहार में, पटना ही नहीं पूरे बिहार में अपने पॉलिटिकल इक्वेशन को दुरुस्त करना होगा। दूसरी बात, जिन मुद्दों को नीतीश कुमार ने खुद चुनावी मुद्दा बनाया, जाति गणना और आरक्षण, उन मुद्दों का पॉलिटिकल डिविडेंड तेजस्वी यादव लेकर चले जाएंगे, राजनीतिक लाभांश तेजस्वी यादव लेकर चले जाएंगे जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ होंगे, क्योंकि यहां तो उनकी मांग को सुना नहीं जा रहा है, सुना भी नहीं जाएगा। तो ये ऐसी विकट परिस्थिति है जिसे एक नजरिए से देखें तो लगता है कि ये परिस्थिति विकट है, दूसरे नजरिए से देखें तो ये लगता है कि नीतीश कुमार ने रास्ता खोल कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए एक सॉलिड बहाना मिल सके। एक तरफ बीजेपी इस मुगालते में खुश रहे कि नहीं नहीं नीतीश जी तो इधर ही रहेंगे, अब तो संजय झा को ही उन्होंने दिल्ली में कमान दे दी है पार्टी की, संजय झा अपने हैं तो इधर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुद्दों को लेकर वो उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उधर उनके मुद्दों से सहमति जताई जा रही है। तब सीधा मतलब यही निकलता है कि नीतीश कुमार के लिए मुद्दा बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है। क्या व्यक्ति संजय झा अब भी नीतीश कुमार को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में होंगे, या भारतीय जनता पार्टी के साथ कथित तौर पर सहानुभूति रखने वाले और खुले तौर पर बीजेपी के साथ जदयू के संबंधों की वकालत करने वाले संजय झा क्या पद लेकर चुप हो जाएंगे और नीतीश कुमार दूसरे गठबंधन में जाना चाहें तो उन्हें जाने का रास्ता खोल दिया जाएगा? इसकी संभावना भी है, और ये संभावना इसलिए है
क्योंकि नीतीश कुमार के सामने परिस्थितियां विकट है। परिस्थितियां इसलिए विकट है, एक तरफ पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल, दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर विपक्ष जो जाति जनगणना के बाद उभर कर सामने आया है। याद रखिए, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को भले ही अपेक्षित सीटें नहीं मिली, वो शून्य से बढ़कर 4 लोकसभा सीट तक ही पहुंच पाए, लेकिन उनके वोट काफी बढ़ गए। आरजेडी को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं और खास करके इंडिया अलायंस को ही बिहार में बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। एनडीए गठबंधन ने 1/4 सीटें बिहार में गंवा दी है। सबसे ज्यादा लॉस बीजेपी को हुआ है। जेडीयू लॉस के बावजूद फिलहाल फायदे में नजर आ रही है, लेकिन फायदे में तभी नजर आ रही है जब तक कि इस चुनाव में वो मुद्दा हावी नहीं हुआ, जाति जनगणना और आरक्षण, जो आमतौर पर राज्य के चुनाव में हावी होने जा रहा है और हावी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव उसको मुद्दा बनाकर कूदने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब खेल को देखते हुए एक बात तय मानिए कि नीतीश कुमार ने गुगली फेंकी, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने आज गुगली फेंकी कि कैबिनेट में क्या जेडीयू के लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। इस गुगली के बीच कहीं कोई अंदरूनी साठगांठ तो नहीं है। ध्यान रखिए, जनता दल यूनाइटेड से किन लोगों को बोलने के लिए आगे किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार बने रहेंगे, इस पर ध्यान देना जरूरी है कि किन लोगों को बोलने के लिए आगे किया जा रहा है। नंबर 1, पहला नाम केसी त्यागी। केसी त्यागी की जेडीयू में कितनी अहमियत है वो सभी जानते हैं। केसी त्यागी को एक बार शरद यादव ने उपचुनाव से राज्यसभा भिजवा दिया, बाद में कभी नीतीश कुमार ने घास तक नहीं डाली, और केसी त्यागी के बेटे खुद भारतीय जनता पार्टी में है। संजय झा, उन्हें राज्यसभा दे दिया, अब और क्या चाहिए। संजय झा के पास जनता दल यूनाइटेड में 5 विधायक भी नहीं है कि वो पार्टी को तोड़ सके और नीतीश कुमार के मिशन को फेल करा सके। वो स्थिति भी संजय झा की नहीं है। तब सवाल उठता है कि जनाधार विहीन लोगों को, भले ही वो बीजेपी के साथ सिंपैथी रखें, नीतीश कुमार ने ऊपर अहमियत देकर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वही मुद्दा आधारित गठबंधन बनाने के लिए एक खुला रास्ता छोड़ दिया है अपने राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए कि इस राजनीतिक प्रस्ताव से यदि कोई सहमति जताता है, कोई दल या गठबंधन सहमति जताता है, तो ये कहने से गुरेज ना हो कि हमारे मुद्दे के साथ वो है तो हम बिहार के हित में जा रहे हैं, हम पिछड़े अति पिछड़ों के हित में जा रहे हैं, हम विशेष पैकेज और विशेष राज्य के हित में जा रहे हैं, हम आरक्षण बढ़ाने के हित में जा रहे हैं, ये कहने की गुंजाइश बनी रहे। तो ये दोनों परिस्थितियां जब एक साथ दिखाई दे रही है, तो आने वाले वक्त में आज जो कांग्रेस पार्टी ने पहला कदम बढ़ाया है जयराम रमेश के माध्यम से, आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एआईसीसी में किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कह सकते हैं कि बिहार के लिए और आंध्र के लिए जिन राज्यों का बंटवारा हुआ और बंटवारे से जिन राज्यों को आर्थिक रूप से संसाधनों के रूप में जिन्हें नुकसान हुआ, मसलन बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, उनको विशेष राज्य का दर्जा दे कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आने के तत्काल बाद विशेष राज्य का दर्जा दे देगा और आरक्षण के मुद्दे को नवी अनुसूची में डाल देंगे। ये अगर मल्लिकार्जुन खड़गे किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे, तो तय मानिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से एक बड़ी डील हो चुकी होगी, तब जाकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत आएगी। अभी सब जयराम रमेश के माध्यम से वाटर टेस्टिंग चल रही है कि आखिर प्रतिक्रिया क्या आती है जदयू की तरफ से, या जदयू की तरफ से अंदर खाने कोशिशें क्या की जाती है मेल मिलाप की, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण से आगे नहीं बढ़ने देना भी एजेंडा है, और ये मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, उस समीकरण से आगे बढ़ने की बुनियाद भी तैयार कर रहा है। तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार को एक नैरेटिव की भी आवश्यकता है, और वो नैरेटिव नरेंद्र मोदी इन दोनों मुद्दों को यदि पूरा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ वो नैरेटिव आना भी नहीं है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत है, और देखते जाइए होता क्या है। अभी बहुत कुछ पिटारे में बंद है, धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। जयराम रमेश के बाद अब आगे क्या होता है ये देखना जरूरी है। राहुल गांधी ने तो बहुत कुछ कहा था, और राहुल गांधी के कहने के बाद सियासत इस ढंग से 180 डिग्री पर घूम जाएगी। उत्तर प्रदेश के मतदाता इतना बड़ा ट्रेलर दिखा देंगे, तो उस ट्रेलर के बाद की फिल्म किसी भी पत्रकार या किसी भी उत्तर भारतीय राजनेता से ज्यादा नीतीश कुमार को सबसे बेहतर ढंग से पता है, क्योंकि आरक्षण की राजनीति और मंडल पॉलिटिक्स के मामले में
एक्टिव पॉलिटिशियन के बीच जितनी गहरी समझ नीतीश कुमार की है, शायद हिंदुस्तान में किसी नेता की समझ नहीं है कि आखिर पीडीए का मतलब क्या होता है, आखिर जाति जनगणना और आरक्षण का मतलब क्या होता है, और आखिर आरक्षण की सियासत के पीछे जो वोट बैंक खड़ा होता है, उस वोट बैंक का मतलब क्या होता है। बयान भले ही मोहन भागवत दे या कोई और दे, उस बयान के सहारे राजनीतिक रोटी कैसे सेकी जाती है, इस बात का बखूबी अंदाजा नीतीश कुमार को है। लिहाजा अभी देखते जाइए, जो कुछ भी होगा वो सब आपके सामने आएगा। अभी ट्रेलर है, आगे कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।